नमस्कार साथियों, क्या एसआईआर एनआरसी ही है? क्या एसआईआर सिटीजनशिप चेक ही है स्ट्रांग वाला? क्या इसका जवाब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है। अभी तक हम याचिकाकर्ताओं के जो विचार थे उनको समझ रहे थे, अब चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है और जवाब ऐसा दिया है कि आप शायद थोड़ा सा चौंक सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। और आपको अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही हो, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। क्या चुनाव आयोग किसी ऐसे वोटर से भी सिटीजनशिप वेरीफाई करवा सकती है जिसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है? सवाल जो सबसे बड़ा है वो यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुपचाप इलेक्टोरल रोल के जरिए एनआरसी चला रही है? क्या यह सवाल है। और सवाल यह भी है, क्या ईसीआई है यानी कि चुनाव आयोग जो है किसी ऐसे वोटर से भी उसकी सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के लिए बोल सकती है जिसका नाम पहले से ही मतदाता सूची में मौजूद है? और सबसे अहम सवाल, क्या इससे भारत में जो राइट टू वोट है उस पर किसी तरीके का खतरा पैदा होता है? क्या यही सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एडीआर बनाम चुनाव आयोग के मामले में उठे हैं। और उसमें अब चुनाव आयोग ने कोर्ट में जो कहा है वो वोटिंग, नागरिकता और डेमोक्रेसी को समझने का नजरिया बदल सकता है। आइए इसको बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मसले पर उसको समझते हैं। मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो एक बार जरूर थम्स अप करिएगा। बहुत दिनों के बाद आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं, आप हौसला अफजाई नहीं करते हैं, आप सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए रेगुलर सेशन आपके लिए नहीं आ पा रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए और सेशन लाते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फटाफट से 30 सेकंड के अंदर केस का बैकग्राउंड क्या है। ये मामला कई राज्यों में जो एसआईआर चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है, उसको चुनौती देने से जुड़ा हुआ है। पेटिशनर जिसमें कौन है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, एडीआर है। और उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में बर्डन ऑफ प्रूफ उल्टा कर दिया गया है। वोटर से नागरिकता प्रूव करने को कहा जा रहा है जबकि उनका नाम पहले से ही मतदाता सूची के अंदर है। जिस व्यक्ति का नाम पहले से मतदाता सूची में है उसी को बोला जा रहा है कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो। यह प्रक्रिया एक तरह से पैरेलल एनआरसी जैसी लगती है। यही चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों से साफ इंकार कर दिया है। उसी के बारे में यह सेशन है और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ कर रही है। और ईसीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कमीशन का संवैधानिक पक्ष रखा। उसी के बारे में आज ये पूरी चर्चा है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो आप लोग देखते जरूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। आप हौसला अफजाई करिए हमारी, आपके लिए और ऐसे सेशन लाते रहेंगे। अब समझिएगा, अब जो ईसीआई ने पूरी बात कही है सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको समझते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट वो भी पूछ सकते हैं लाइव सेशन के दौरान। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। ईसीआई का पक्ष समझ रहे हैं, आज उसका पूरा संवैधानिक विश्लेषण कर रहे हैं। समझिएगा, एसआईआर एनआरसी नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। चुनाव आयोग ने कोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि एसआईआर एनआरसी नहीं है। और ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन है वो सिर्फ इलेक्टोरल पर्पस के लिए है, कि जो चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता चेक कर रहा है वो सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता के लिए है। इसका मकसद किसी को भारत से बाहर नहीं भेजना है। जो हम मतलब चुनाव आयोग जो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन कर रहा है, इसका मकसद किसी भी व्यक्ति को भारत के बाहर डिपोर्ट करना नहीं है, डिपोर्टेशन नहीं है। इससे किसी व्यक्ति की जो है वो नेशनैलिटी तक तय नहीं होती। मतलब चुनाव आयोग, समझिएगा, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम जो नागरिकता चेक कर रहे हैं, किसी का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एनआरसी नहीं है।
इसके अगर इसमें कोई व्यक्ति नागरिक नहीं भी निकलता है, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं भी जुड़ता है, तो उसको भारत के बाहर नहीं निकाला जाएगा और ये किसी व्यक्ति की नागरिकता भी तय नहीं करता है। इसका कोई असर इमिग्रेशन या फिर सिटीजनशिप लॉ पर नहीं पड़ता है। यहां पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता ईसीआई की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जो ईसीआई की भूमिका है, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, वो सिर्फ ये तय करने में सीमित है कि कोई व्यक्ति वोटर के रूप में रजिस्टर हो सकता है या नहीं है। समझिएगा कि यहां पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है। अब मैं आपको अपना पक्ष अभी यहां पर अंत में बताऊंगा, पहले मैं आपको वो बता रहा हूं कि कोर्ट में क्या हुआ और ईसीआई की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, उसको समझते हैं। ईसीआई की तरफ से यह कहा गया कि जो ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग है, उसकी भूमिका सिर्फ यह तय करने तक सीमित है कि कोई व्यक्ति वोटर के रूप में रजिस्टर कर सकता है या नहीं। कोर्ट ने भी यहां पर अंतर साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप स्टेटस चाहता है, ईसीआई का यह अधिकार नहीं है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे भारत का नागरिकता का स्टेटस मिले, नागरिक का स्टेटस मिले, तो ईसीआई तो दे ही नहीं सकता ना। उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियो भी बना चुका हूं चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखेगा। जो नागरिकता तय करने की जिम्मेवारी है वो कानूनन किसकी है? भारत के गृह मंत्रालय की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। अगर कोई व्यक्ति सिटीजन होने का दावा करके वोट करना चाहता है तो ईसीआई इसकी जांच कर सकता है। यह बात कोर्ट ने भी मानी है कि कोई ये कह रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए आप मेरा वोटर आईडी कार्ड बनाइए क्योंकि मैं भारत के नागरिक होने के नाते वोट करना चाहता हूं। तो अब यहां पर जो चुनाव आयोग है वो ये चेक करेगा कि ये सच में नागरिक है या नहीं। ना सच में नागरिक है तो वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये एक सीमित और उद्देश्यपूर्ण इंक्वायरी है, ये कोई सिटीजनशिप का ट्रायल नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वोटिंग पर्पस के लिए सिटीजनशिप वेरीफाई करने की अनुमति होनी चाहिए? कमेंट में अपना जवाब यस और नो के रूप में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं लाल बाबू हुसैन, इस केस में क्यों लागू नहीं होता उसको समझते हैं। पेटिशनर ने, याद होगा जब मैंने आपको पेटिशनर का पक्ष रखा था कि एसआईआर एनआरसी है, इसके ऊपर पेटिशनर की तरफ से लाल बाबू हुसैन के केस का जिक्र किया गया था। लाल बाबू हुसैन 1995 केस पर भरोसा किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे सिटीजन माना जाएगा और बर्डन ऑब्जेक्टर पर होगा। लाल बाबू हुसैन केस में क्या बोला गया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो उसे मतदाता माना जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ये कह रहा है कि नागरिक नहीं है तो जो उस चीज को कह रहा है कि मतदाता नहीं है उसके ऊपर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले के अंदर बताया कि यह केस जो है फैक्चुअली अलग था। लाल बाबू हुसैन केस बिल्कुल अलग था। लाल बाबू केस से पहले एसआईआर हो चुका था। दूसरा, पूरी प्रक्रिया पुलिस अथॉरिटीज ने की थी लाल बाबू हुसैन केस में। और तीसरा, कोई स्ट्रक्चर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम उस समय नहीं था और कोई प्रोबेटिव सेफगार्ड भी नहीं थे। वर्तमान समय में जो एसआईआर चल रहा है उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। और जो प्रक्रिया पूरी तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। पहले वोटर लिस्ट में नाम होना स्ट्रॉन्ग प्रोबेटिव वैल्यू रखता है, इसलिए चुनाव आयोग का कहना है कि बर्डन उल्टा नहीं किया गया है बल्कि बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई गई है, संतुलित अप्रोच बनाई गई है। यह चुनाव आयोग का पक्ष है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 326 और राइट टू वोट के असली मतलब के बारे में। इस केस का जो एडीआर बनाम ईसीआई का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसका एक संवैधानिक केंद्र भी है। द्विवेदी ने बताया, जो एडवोकेट ईसीआई की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 326 केवल एज के बारे में नहीं है, आयु के बारे में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 326 के 3 अनिवार्य तत्व हैं। पहला अनिवार्य तत्व है नागरिक, मतलब जो व्यक्ति नागरिक होगा उसी को ही वोट देने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 326 का एक अहम हिस्सा है जो वोटिंग का राइट देता है। दूसरा हिस्सा है 18 साल या उससे अधिक की आयु। आयु वाला पक्ष जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सिर्फ वही हिस्सा नहीं है। और तीसरा हिस्सा है कि वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन जमा कोई कानूनी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कि मतलब वो कानूनी रूप से कोई अयोग्य नहीं होना चाहिए। अगर बाकी की 3 शर्तें पूरी हैं तो वो वोटर के रूप में रजिस्टर हो सकता है। मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर
होना चाहिए तब उसको वोटर के लिए रजिस्टर किया जाएगा। अगर उसको कानूनन रूप से कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब वो पागल वगैरह नहीं है, इंसॉल्वेंट वगैरह नहीं है, तब उसको रजिस्टर किया जा सकता है। यानी जो अडल्ट सफरेज है, यानी कि जो मतदान का अधिकार है, वो सिर्फ उम्र पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो हम आपको वोटर के रूप में रजिस्टर कर ले। आपको बाकी की कंडीशन भी पूरी करनी है, और यही पूरी तरीके से सिटीजन सेंट्रिक है, यानी नागरिक के केंद्र में है। और इसे धारा 16 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी स्पष्ट करता है। इसलिए यहां पर चुनाव आयोग का तर्क है कि बिना सिटीजनशिप वेरीफाई किए वोट की अनुमति देना कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। कि अगर चुनाव आयोग किसी भी मतदाता की नागरिकता को चेक किए बिना उसको अगर मतदाता के रूप में रजिस्टर कर ले, तो यह चुनाव आयोग की संवैधानिक ड्यूटी का ही उल्लंघन हो जाएगा, यह संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और यह भी बताइएगा आपको यह विश्लेषण अभी तक कैसा लग रहा है। एक छोटा सा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपको पहले से पता था कि अनुच्छेद 326 में सिटीजनशिप वेरिफिकेशन शामिल है? आप बताइए मुझे, आपको क्या पहले से पता था कि किसी को वोटर के रूप में रजिस्टर होने के लिए जो पहली योग्यता है वो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए? अगर हां तो बताइएगा, अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिखेगा कि नई जानकारी मिली है। अब बात करते हैं लिबरल सॉफ्ट टच वेरिफिकेशन के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण दलील दी और जो महत्वपूर्ण बात की नागरिकता जांच के बारे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम लोगों की नागरिकता चेक कर रहे हैं सिर्फ इलेक्टोरल वोल पर्पज के लिए, ये कोर्ट जैसी सख्त इंक्वायरी नहीं है। जैसे न्यायालय के सामने सख्त इंक्वायरी होती है, वैसी कोई ये इंक्वायरी नहीं है। कोई कठोर एविडेंस टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। यहां पर किसी का हरासमेंट नहीं किया जा रहा है, किसी का शोषण नहीं किया जा रहा है। यहां पर सभी के पास सेफगार्ड भी शामिल है। जैसे पहले वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो हम उसको बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, उसकी हाई प्रोबेटिव वैल्यू है, हाई एविडेंशियरी वैल्यू है, उसको हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में देख रहे हैं कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, आप नागरिक हैं। दूसरा, जो 2002 के मतदाता सूची थी उसमें आपके पेरेंट से लिंकेज की अनुमति, कि आपके पेरेंट से आपको लिंक कैसे किया जाए, इसीलिए हम वो डेटा चेक कर रहे हैं। और तीसरा, अगर किसी का पेरेंट के साथ लिंकेज नहीं भी हो पा रहा है तब भी 11 अलग दस्तावेजों की सूची है, जिसमें याद है अभी भी चुनाव आयोग समझिएगा 11 दस्तावेजों की बात कर रहा है, मगर इस मामले के अंदर याद होगा जब बिहार SIR चल रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट मान लिया था, 12वां डॉक्यूमेंट। अभी भी चुनाव आयोग समझिएगा कि 11 डॉक्यूमेंट की बात कर रही है, अभी भी कोर्ट के सामने 12 डॉक्यूमेंट नहीं बोल रहा है मुंह से, समझिएगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि लिंकेज ना होने पर भी हमने 11 अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसमें से अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो सकता है। चौथा, आधार केवल वेरिफिकेशन के लिए है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, सभी को पता है, इसके ऊपर भी हमने काफी सेशन बनाए हुए हैं। जो ये प्रक्रिया है चुनाव आयोग कह रहा है ये धारा 3 सिटीजनशिप एक्ट के करीब है लेकिन उतनी कठोर नहीं है। मकसद क्या है कि वोटर का नाम, मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना है, उसको बाहर निकालना नहीं है। यह कौन कह रहा है? यह चुनाव आयोग कह रहा है, आप समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बताइए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चुनाव आयोग ने दलील दी है आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि क्या यह सही है? आप इससे अग्री करते हैं या नहीं है? अब आगे बात करते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हाउसकीपिंग। इसको समझते हैं। यहां पर समझिएगा, जब चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप लगे कि इससे वोटर लिस्ट से लाखों मतदाता जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जो मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे मतदाता को हटाया जा रहा है, इस आरोप को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया। और इस पर जो चुनाव आयोग के वकील हैं उन्होंने कहा कि डेथ माइग्रेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति मर गया है
या माइग्रेट कर गया है, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में चला गया है, या फिर एज के कारण भी डिलीशन स्वाभाविक है। मतलब कि ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में तो नहीं रहेगा ना, और अगर कोई दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, वहां रहकर काम करने लगा है, वहीं वोटर लिस्ट बना लिया, तो दो जगह वोटर लिस्ट नहीं हो सकता, ये भी चुनाव आयोग ने कहा। तो इस वजह से जो डिलीशन है वो संभव है, और दूसरा एक्सक्लूजन जो है, मतलब वोटर लिस्ट से बाहर निकालना, वो संवैधानिक रूप से अनिवार्य है अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, या फिर वो माइग्रेट कर जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से। किसी आम वोटर ने कोर्ट में शिकायत नहीं की, इतना अब जो भी चुनाव आयोग ने ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात की, आप इसको भी समझिएगा कि वोटर लिस्ट डिलीशन के मामले के बारे में जो शिकायत है या जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा आ रही हैं। कोर्ट के समक्ष कोई भी व्यक्ति नहीं आया और उसने शिकायत की हो कि मुझे गलत तरीके से वोटर लिस्ट से निकाला गया है। जो चैलेंजेस हैं, जो मतलब चुनौतियां हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल ग्रुप और रिफॉर्म बॉडीज ने किए हैं, मतलब जो एनजीओ ने किए। जैसे इस केस में ईसीआई की तरफ से याचिका दायर की है। ईसीआई ने इस पर साफ कहा कि डेमोक्रेसी बर्डन नहीं है, वेरिफिकेशन एक संवैधानिक ड्यूटी है और पॉलिटिकल पार्टीज को सहयोग करना चाहिए, इस पूरे प्रोसेस का विरोध नहीं करना चाहिए। यह चुनाव आयोग का पक्ष। अब हम अंत में अपने कंक्लूजन पर चलते हैं। ये मामले में सुनवाई चल रही है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। मेरा काम आपको लेटेस्ट अपडेट देना था। आप पूछते थे ना पूरे वीडियो के अंदर, पुराने वीडियो, यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है चुनाव आयोग ने क्या कहा है। तो चुनाव आयोग जब कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट देगा उसी के बाद तो आपके सामने पेश किए जाएंगे। अभी ये सुनवाई आजकल में हुई है, तो उसके बाद मैंने आपको ये सारे लेटेस्ट अपडेट दिए हैं। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन पर चलते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो इस पूरे मामले को साफ शब्दों में अब समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोट करने की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए सिटीजनशिप वेरीफाई कर सकती है? क्या सवाल है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ किसी भी व्यक्ति की वोट देने की, वोट करने की जो योग्यता है उसको तय करने के लिए क्या उसकी नागरिकता जांच कर सकता है? ईसीआई का इस पर पक्ष जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एसआईआर जो है वो एनआरसी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं भी किया जा रहा है तो उसको हम डिपोर्ट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन नहीं हो रहा और उसको कोई सजा नहीं दी जा रही। सिर्फ इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी डिसाइड हो रही है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो या नहीं हो। और जो अनुच्छेद 326 है वो सिटीजनशिप अनिवार्य बताता है किसी भी व्यक्ति को मतदाता बनने के लिए। प्रक्रिया जो है वो इंक्लूसिव है, समावेशी है, लिबरल है, ढीली है और संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह मामला भारत की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का भविष्य तय करने वाला है। इसी के साथ जो हमारा ये आज का सेशन है ये पूरा होता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। और हमने अपने चैट बॉक्स के अंदर एक पोल चलाया हुआ है, उस पोल पर भी अपना जो मत है वो जरूर दीजिएगा। इससे एक आइडिया मिलता है कि आप क्या समझते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट भी करिएगा सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। अच्छा, एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हम आपके लिए संविधान का एक कोर्स ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक कोर्स ला रहे हैं अपनी ऐप पर बहुत जल्दी ही। आप इस वीकेंड तक संविधान दिवस, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, उस दिन वो कोर्स लॉन्च हो रहा है। उस दिन से आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो फटाफट से अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दून लॉ मेंटर लिखिएगा और हमारी ऐप आ जाएगी। आप वहां से ऐप को इंस्टॉल करिएगा। जुडिशियल योगी की ऐप भी आ रही है, आ गई है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर भी आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। iOS पर भी ऐप आ रही है, एंड्रॉइड iOS पर शायद 26 जनवरी तक ही हमारी रिलीज हो जाएगी। एंड्रॉइड पर तो ऑलरेडी दून लॉ मेंटर के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, जुडिशियल योगी के नाम से भी मिल जाएगी। आप इंस्टॉल करिए, हमारे कोर्सेज का फायदा उठाइए और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहिए। और यूट्यूब पर तो ऐसे ही सेशन आते रहेंगे। आप हमें, हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है।
मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।